ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और रेडियो क्लासिक शो लेके हाजिर हो गया हूं आपकी जिंदगी में, और आज भी एक और कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी का नाम है 1972, 1972। ये एक बड़ा ही मजेदार साल है दोस्तों। इस साल में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। हिंदी फिल्मों की पृष्ठभूमि पे इस कहानी को मैंने लिखा है। तो उस साल किस तरीके की फिल्में रिलीज हुई, किस तरीके का संगीत उस साल लोगों ने सुना। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको लिए चलूंगा 1972। 1972 एक लीप ईयर था। शनिवार के दिन इस साल की शुरुआत हुई थी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। लेकिन कहते हैं कि ये आज तक का इतिहास का सबसे लंबा साल था, क्योंकि इस साल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसे हम यूटीएस भी कहते हैं, उसके तहत 2 एक्स्ट्रा सेकंड ऐड किए गए थे इस साल में। तो आज तक इतना लंबा बड़ा कभी साल नहीं रहा जो था 1972। भारत के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑस्ट्रेलियन मोनार्क एलिजाबेथ II, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सर पॉल हैस्लॉक, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उस साल 2 हुए थे। पहले विलियम मैकमाहन, और फिर हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन के बाद नए प्राइम मिनिस्टर बने थे गॉफ विटलम। दोस्तों, 1972 में अगर हम हिंदी फिल्मों की बातचीत करते हैं तो भारत में 97 फिल्म्स बनी थी, और 1972 में दुनिया की पॉपुलेशन थी 3.837 बिलियन। भारत की पॉपुलेशन थी 581.1 मिलियन। चाइना की पॉपुलेशन 862 मिलियन। यूनाइटेड स्टेट में 1972 में रहते थे 209.9 मिलियन लोग, और ऑस्ट्रेलिया में 13.1 मिलियन लोग रहा करते थे। 1972 में एक देश ने अपना नाम भी बदला था। सिलोन जो था वो रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका बना था। 1972 में डिजिटल वॉचेस की भी शुरुआत हुई थी। आज देखिए हम कहां पे पहुंच गए हैं। तो 1972 में जिन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया था, वो फिल्में थी सीता और गीता। नंबर 1 रही थी बॉक्स ऑफिस पे। हेमा मालिनी इस फिल्म में डबल रोल उन्होंने किया था, और साथ में थे धर्मेंद्र, संजीव कुमार। दूसरे नंबर पर रही थी फिल्म पाकीज़ा, मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार और नादिरा। तीसरे नंबर पर दुश्मन, राजेश खन्ना, मीना कुमारी, मुमताज। चौथे नंबर पर राजा जानी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। 5वें नंबर पर बेईमान, मनोज कुमार, राखी। 6ठे नंबर पर गोरा और काला, राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, रेखा। 7वें नंबर पर अपना देश, राजेश खन्ना, मुमताज। 8वें नंबर पर विक्टोरिया नंबर 203, अशोक कुमार, सायरा बानो, नवीन निश्चल और प्राण। 9वें नंबर पर जवानी दीवानी, रणधीर कपूर, जया बच्चन, बलराज साहनी और निरूपा राय। और 10वें नंबर पर थी फिल्म दोस्तों समाधि, धर्मेंद्र, आशा पारेख और जया भादुड़ी। तो ये तो है दोस्तों उस साल की टॉप 10 फिल्में। लेकिन कुछ एक ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों का मैं जिक्र करूंगा, वो 1972 में फिल्में बनी तो थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उन फिल्मों को उतनी सफलता नहीं मिली थी। और रीजन उसके लिए कुछ भी हो सकते हैं। मे बी उस साल लोग बा कुछ और ही देखना चाहते होंगे। लेकिन जो फिल्में उस साल बनी थी दोस्तों, और मेरा अपना मानना है कि वो फिल्में कल्ट है अपने आप में, एक बड़ी क्लासिक फिल्में हैं। उन फिल्मों का जिक्र करूंगा जो फिल्में टॉप 10 में नहीं है। राजेश खन्ना की अमर प्रेम, राजेश खन्ना की बावर्ची, संजीव कुमार, जया भादुड़ी की कोशिश, जितेंद्र की परिचय। ये दोनों ही फिल्में गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। बड़ी कमाल की फिल्में हैं। और मनोज कुमार की एक फिल्म थी, बहुत ही जबरदस्त वो फिल्म थी, फिल्म का नाम शोर। तो कुछ एक और फिल्मों का भी जिक्र दोस्तों आज रहेगा। 1972 में तमाम हमारे साथी जिनका जन्म हुआ है दोस्तों, आपका ये साल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस साल आपका बर्थ हुआ था, तो बहुत बहुत आपको मुबारक। और अगर आपका जन्म हुआ था तो सोचिए आप कहाँ थे 1972 में। और जिन लोगों के साथ हमारे 1972 के बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं, कुछ एक सेलिब्रिटी जिनका मुझे पता है तो उनका मैं बताए देता हूं। पूजा भट्ट का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1972। 15 अप्रैल को मंदिरा बेदी, 20 अप्रैल को ममता कुलकर्णी,
8 जुलाई को सौरव गांगुली, 26 नवंबर को अर्जुन रामपाल, 28 दिसंबर को पैट्रिक राफ्टर, ये टेनिस खिलाड़ी है, और 15 अगस्त को बेन एफ्लिक, एक बड़े जाने माने अमेरिकन ये एक्टर है। तो दोस्तों आइए जरा 1972 के जमाने में चलते हैं और उस साल क्या कुछ हुआ है आपको बताता हूं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो। तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे, मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे, मेरी कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल, झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला। किशोर कुमार साहब की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना, आर.डी. बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम दोस्तों मेरे जीवन साथी। 1972 में ये फिल्म बनी थी और देखिए इस फिल्म के गाने इतने जबरदस्त है कि आज भी ऐसा लगता है अभी अभी ये गाने बने हैं। हालांकि इन गानों को लेके बड़ा मजेदार एक किस्सा भी है। ये फिल्म तनुजा और राजेश खन्ना इस फिल्म में काम कर रहे थे और ये राजेश खन्ना और तनुजा की एक साथ
दूसरी फिल्म थी। 1971 में जो फिल्म तनुजा के साथ इन्होंने की थी, हाथी मेरे साथी, वो बहुत बड़ी फिल्म बनी थी। लेकिन ये फिल्म 1972 में बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक इस फिल्म ने काम किया था, लेकिन इसका संगीत बड़ा ही मशहूर है। और कहते हैं कि इनिशियली इस संगीत को लेके बड़ा थोड़ा आर डी बर्मन साहब बड़ा परेशान से हुए थे, उन्हें बड़ा समय लगा था धुनों को बनाते हुए। कहते हैं ये जो गाना मैंने आपको सुनाया है, चला जाता हूं किसी की धुन में, ये आर डी बर्मन साहब को रातों को बड़े दिनों तक सपनों में आता रहता था। और यही नहीं बल्कि इस फिल्म का एक गाना है ओ मेरे दिल के चैन। इस गाने को एक्चुअल में राजेश खन्ना ने पहले अप्रूव नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यार गाना ये ठीक नहीं लग रहा। और जब रविकांत जिस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया आर डी बर्मन को कि खन्ना साहब को ये गाना पसंद नहीं आ रहा, तो आर डी बर्मन साहब का अपना बड़ा जबरदस्त स्टाइल था। वो हारमोनियम लेके राजेश खन्ना के कमरे में चले गए और 15 मिनट बाद वापस आए और बोले कि चलिए ये गाना अब उन्होंने अप्रूव कर दिया है। देखिए क्या जबरदस्त इस फिल्म के गाने हैं। दोस्तों 1972 में भारत में एक नया राज्य बना था, मणिपुर। 21 जनवरी को ये नॉर्थ ईस्ट भारत में एक बड़ा खूबसूरत स्टेट है, नया स्टेट बना था। अच्छा, 1971 की वॉर के बाद भारत में दो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। एक तो 19 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, और 2 जुलाई को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला में एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसे शिमला एग्रीमेंट भी कहते हैं। एक बाय लिटरली एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको पीसफुली सॉल्व करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। ये 1972 में डिसीजन लिया गया था। अच्छा दोस्तों, लिए चलता हूं आपको उस फिल्म की तरफ जो बॉक्स ऑफिस पे उस साल लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद की थी। फिल्म का नाम है दोस्तों सीता और गीता। जीपी सिप्पी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उनके बेटे रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म में काम कर रहे थे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार। अच्छा, ये जो फिल्म थी ये एक फीमेल सेंटर्ड फिल्म थी। इस फिल्म का हीरो एक महिला थी। हालांकि इस फिल्म में दो धर्मेंद्र और संजीव कुमार दो हीरो थे, लेकिन एक्चुअल में इस फिल्म का हीरो था वो एक महिला थी। हेमा मालिनी ने डबल रोल इस फिल्म में किया था, और बाकी धर्मेंद्र और संजीव कुमार एक्चुअल में एक तरीके से इस फिल्म में वो सपोर्टिंग रोल कर रहे थे। और ये वो जमाना है जब धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों ही हेमा जी के चाहने वाले हुआ करते थे, तो बड़ा सेट पे ये इंटरेस्टिंग माहौल हुआ करता था। एक और बड़ा मजेदार किस्सा इस फिल्म से जुड़ा हुआ है कि इस फिल्म की जब सफलता के बाद जिसकी भी सक्सेस पार्टी होती है, तो उस पार्टी के दौरान जीपी सिप्पी ने अपने बेटे रमेश सिप्पी को कहा कि यार कोई ऐसा प्लॉट ढूंढे, एक एक्शन फिल्म बनाना चाहता हूं जहां पे धर्मेंद्र हो, हेमा मालिनी हो, संजीव कुमार हो। और कहते हैं कि यहां से शोले की शुरुआत हुई थी। एक और बड़ा मजेदार इस फिल्म से किस्सा ये भी जुड़ा है, क्योंकि फिल्म जो थी वो ट्विन दो बहनों की कहानी थी, और रमेश सिप्पी चाहते थे कि कोई सीनियर मैच्योर आर्टिस्ट को इसमें ले, तो वो नूतन को लेना चाहते थे। लेकिन बहुत से उनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, आप कोई डिफरेंट एक्ट्रेस को इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। फिर उन्होंने मुमताज को अप्रोच किया, लेकिन मुमताज को ऐसा लगा कि उनकी जो फीस है, जितनी फीस उनको मिलनी चाहिए उतनी उनको मिल नहीं रही, तो उन्होंने इस फिल्म को रिफ्यूज किया और अल्टीमेटली हेमा मालिनी को साइन किया गया। और फिल्म क्या है दोस्तों, 1972 की सबसे बड़ी ये फिल्म बनी, और हेमा मालिनी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। दो बहनों की कहानी थी। इस फिल्म की कहानी एक्चुअली में सलीम जावेद ने लिखी थी, और सलीम जावेद ने बताया था कि इस कहानी को उन्होंने एक तरीके से वो इंस्पायर्ड हुए थे 1967 में दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था राम और श्याम। तो लगभग वो कहानी वहीं से निकली थी। और दो बहनों की कहानी है, बचपन में वो सेपरेट हो जाती है, अलग अलग माहौल में पड़ती है, अलग अलग दोनों बहनों का टेम्पर होता है। एक बड़ी तेज तर्रार है, दूसरी बहुत वो डरी डरी रहती है, और घर पे कुछ इस तरीके की माहौल बना जाता है। तो ये बहनें जो है वो अपना स्वैप करती है जगहें, और बड़ा इसमें एक्शन है, बड़ा इसमें ड्रामा है। बड़ी मज़ेदार ये फिल्म है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। फिल्म के गाने बड़े ज़बरदस्त कमाल के बने हुए हैं। आनंद बख्शी साहब ने इस फिल्म के गानों को लिखा था। एक बार फिर आर डी बर्मन का संगीत था। बहुत ही मज़ेदार इस फिल्म के गाने हैं। और आइए दोस्तों, सीता और गीता का एक मेरा फेवरेट गाना है। आज वो गाने मैं आपको सुना रहा हूं जो मेरे पर्सनल फेवरेट है,
1972 के। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, ला ला ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पा पा पा, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बन के इस रुत को डसने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, ला ला ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। किशोर कुमार साहब और आशा भोसले की आवाज, आर.डी. बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम सीता और गीता, 1972 की। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। 1972 में ऑस्ट्रेलिया में एक नहीं बल्कि दो बड़े कमाल के अवार्ड हमारी महिलाएं ऑस्ट्रेलिया में लेके आई थी। 1 दिसंबर 1972 ब्लिंडा ग्रीन ये मिस वर्ल्ड बनी थी लंदन में, और ये दूसरी ऐसी ऑस्ट्रेलियन महिला है जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। लेकिन वहीं पे उससे पहले 29 जुलाई को कैरी एन ये बनी थी मिस यूनिवर्स। पोर्टो रिको में ये कंपटीशन हुआ था, तो उस साल दो हमारी ऑस्ट्रेलियन महिलाओं ने ये खिताब जीता था। 1972 अगर हम ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की बातचीत करते हैं तो पहली बार किसी इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन को नाइटहुड
का अवार्ड दिया गया था। डगलस निकलस बने थे ये पहले इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन। और वहीं पे एक अजीबोगरीब, एक नहीं बल्कि दो ऐसी घटनाएं भी हुई थी जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में बड़ा कम ऐसा देखने को मिलता है। 6 अक्टूबर को विक्टोरिया में एक बंदे ने एक स्कूल का नाम था फाराडे स्कूल, यहाँ से 6 बच्चों को और उनके टीचर को किडनैप किया था $1 मिलियन की रैंसम के लिए। और वहीं पे एक और 15 अक्टूबर को एक फ्लाइट जो कि एडिलेड से एलिस स्प्रिंग गई थी, एनसेट एयरलाइन फ्लाइट 232, इसमें 28 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर थे। इसको एक बंदे ने अगवा कर लिया था। हाईजैकिंग हुई थी इस फ्लाइट की और एलिस स्प्रिंग एयरपोर्ट पे कुछ गन बैटल भी हुई थी जहां पे इस बंदे का देहांत हो गया था। तो ये भी अपने आप में ऑस्ट्रेलियन इतिहास में लिखा एक पन्ना है। उस साल ऑस्ट्रेलिया में स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि सिगरेट के पैकेट पे ये लिखा होना चाहिए अगर आपको सिगरेट बेचनी है। और वहीं पे 1972 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने ये एक लॉ बनाया था कि महिलाओं को इक्वल पे मिलेगा। जो भी काम धाम करते हैं तो अगर उनकी कोई एक पोजीशन के लिए मेल है या फीमेल है, उनका जो सैलरी होगा वो एक जैसा होगा 1972 में। अच्छा दोस्तों, आइए मैं आपको लिए चलता हूं 1972 की जो बॉक्स ऑफिस की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी थी और फिल्म का नाम है दोस्तों पाकीज़ा। कमाल अमारोही ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी को लिखा था। फिल्म में काम कर रहे थे मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार और नादिरा। ये फिल्म भी फीमेल सेंटर्ड फिल्म थी और एक महिला की कहानी थी। और जहां तक इस फिल्म का सवाल है, ये फिल्म को बनते बनते 17 ईयर लगे थे। मुझे नहीं लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कोई ऐसी फिल्म है जिसको 17 साल बनने में लगे हो। आजकल फिल्में जो है वो लगभग 20, 22, 25 दिन में बन जाती है। तो उसका जो शूटिंग स्केड्यूल रहता है वो उतना होता है, उसके बाद बाकी सारा काम टेबल पे होता है, एडिटिंग होती है, डबिंग होती है। लेकिन 20-22 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में मे भी एक फिल्म बड़े आराम से आजकल बन जाती है। 17 साल लगे थे इस फिल्म को बनने में और अपने आप में एक बहुत ही क्लासिक की फिल्म है। और इस फिल्म की कहानी की शुरुआत हुई थी 1955 में। 1955 में कमाल अमारोही और मीना कुमारी के बीच में प्यार मोहब्बत थी। मीना कुमारी साउथ इंडिया में फिल्म की शूटिंग करने गई थी, जहां पे उनसे मिलने कमाल साहब भी गए थे और वहीं पे ये इनके जहन में कहानी आई और शुरुआत हुई इस फिल्म की 1955 में। उसके बाद इस फिल्म का जो शूटिंग था वो शुरू हुआ और कुछ समय बाद पता चला, इनिशियली ये ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म बननी शुरू हुई थी और कुछ इसकी शूटिंग अभी कुछ महीनों की हुई थी, जब पता चला कि अरे यार अब तो कलर्स जो है वो फिल्में आ रही है। तो फिर इन्होंने वो ब्लैक एंड व्हाइट जो शूट किया हुआ था उसको ख़त्म किया और दोबारा से कलर्स में इन्होंने इस फिल्म को शूट करना शुरू किया। और लगभग 2-4 महीने का समय बीत गया तो पता चला कि अब तो सिनेमा स्कोप आ गया है। तो फिर उन्होंने वो कलर वाला भी जो शूट किया था उसको ख़त्म किया और सिनेमा स्कोप में इस फिल्म की कहानी या इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने शुरुआत की। इस बीच क्या हुआ, 1964 में कमाल अमारोही और मीना कुमारी का सेपरेशन हो गया और फिल्म रुक गई। 4 साल तक ये फिल्म रुकी रही। हुआ ये कि इस फिल्म को एक बार सुनील दत्त और नरगिस ने देखा और फिल्म को जो शूट हुआ हिस्सा होगा वो देखा होगा उन्होंने, तो उन्हें बड़ा वो पसंद आया और उन्होंने कमाल अमारोही और मीना कुमारी को अप्रोच किया, कहा कि एक बहुत ही कमाल की ये क्लासिक फिल्म है, आप इस फिल्म को क्यों रोक रहे हैं, आप इस फिल्म को बनाइए। उसके बाद 1968 में लगभग 4 साल बाद इस फिल्म की शुरुआत दोबारा से हुई और फिल्म क्या बनी है जनाब, इस फिल्म के को लेके बड़ी परेशानियों से ये फिल्म गुजरी है, शुरू से लेके आखिर तक। इवन इस फिल्म के जो म्यूजिक कंपोजर थे गुलाम मोहम्मद, बहुत ही कमाल का इस फिल्म का उन्होंने संगीत बनाया। इस फिल्म के लिए जो कमाल अमारोही साहब चाहते थे 12 ज़बरदस्त उन्होंने गाने बनाए। हालांकि सारे गानों का इस्तेमाल तो नहीं होना था, लेकिन कहा जाता है कि उस ज़माने में म्यूज़िक कंपोजर को कहा जाता था कि हमें ज़रा गाने दीजिएगा, फिर हम उनमें से गानों को सेलेक्ट करेंगे, उन गीतों को फिल्म में रखेंगे। 12 गाने उन्होंने इस फिल्म के लिए कंपोज किए थे और हुआ है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान, क्योंकि इतना लंबे समय तक चली थी, उनका देहांत हो गया था। और इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए फिर नौशाद साहब को याद किया गया। बल्कि बहुत सारे लोगों ने बाद में कमाल अमारोही साहब को कहा कि आप जो है वो, क्योंकि संगीत बहुत पहले बन चुका है, अब वो
गुलाम मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं है, 1972 में समय बदल गया है, नए तरीके के गाने आ रहे हैं, तो आप जो है वो म्यूज़िक को बदलिए और नए सिरे से इस संगीत को बनाइए। लेकिन कमाल अमरोही साहब ने कहा कि नहीं, अब गुलाम मोहम्मद इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बड़ा कमाल का उन्होंने संगीत बनाया है, 12 मुझे खूबसूरत गाने दिए हैं, उनमें से 6 गानों को मैंने चूज़ किया है और उन गानों का मैं इस्तेमाल करूंगा। और गाने क्या थे जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त उस साल उस फिल्म का संगीत बना था। लेकिन हुआ ये कि फिल्म फेयर अवार्ड में जो अवार्ड था वो दिया गया था फिल्म बेईमान, जो साल बनी थी, मनोज कुमार साहब की वो फिल्म थी, और उस फिल्म में काम कर रहे थे प्राण को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है कि आप जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म बेईमान के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड दे रहे हैं। हालांकि मेरी ये फिल्म है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे बढ़िया संगीत जो है अगर किसी फिल्म का बना है इस साल, तो फिल्म का नाम है पाकीज़ा। देखिए, प्राण साहब का अपना एक अलग ही अंदाज हुआ करता था। और जहां तक सवाल है दोस्तों इस फिल्म की कहानी का, तो कहानी जो है वो बहुत ही कमाल की कहानी है। एक महिला की कहानी है, उसका स्ट्रगल है, एक जो तड़प होती है हर किसी इंसान के लिए कि वो किसी को प्यार करे, और तड़प होती है कि कोई उन्हें प्यार करे, वो इस तड़प को इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिल्म की कहानी जो है वो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग की है, और एक ऐसी महिला की कहानी है जो डांसर है, तवाइफ है, और उसकी आगे बेटी होती है, वो भी आगे तवाइफ बनती है। तो किस तरीके से ज़माना जो है वो इंसान के इमोशन के साथ खेलता है, और हमारे समाज में कुछ एक ऐसे लोगों का जीवन है जिनको हम बड़े अजीबो गरीब नज़रों से देखते हैं। तो एक बड़ी पाकीज़ा का मतलब होता है पवित्र, और जिस तरीके की कहानी है अपने आप में बहुत ही कमाल का इस फिल्म का प्लॉट है। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस फिल्म में डूब जाते हैं। एक दर्द भरी कहानी है, और एक ऐसी कहानी है जहां पे आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा लोग क्यों सोचते हैं। हालांकि आखिर में आके ये फिल्म जो है बड़े हैप्पी नोट पे ख़त्म होती है, लेकिन बड़ा ही एक ये दर्द भरा किस्सा है। पाकीज़ा की कहानी है, मीना कुमारी की कहानी है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि समय निकाल के इस फिल्म को देखिएगा। और जहाँ तक इस फिल्म का संगीत है, मेरे तो सारे ही गाने इस फिल्म के बड़े फेवरेट हैं। जो मर्जी गाना आप पिक कर लें, तो इन गानों में से एक गाना चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके लिए जो गाना सुना रहा हूँ दोस्तों, बहुत से लोगों का बड़ा फेवरेट ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ सुनिए। सूरज कहीं भी जाए
रात ये खामोशी, ये ख्वाब से नजारे, ये ख्वाब से नजारे, जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे, बेख्वाब मेरी आँखें, बेख्वाब मेरी आँखें, मदहोश है ज़माना, मदहोश है ज़माना, मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। 1972 की फिल्म पाकीज़ा का गाना मौसम है आशिकाना, लता मंगेशकर की आवाज। कमाल अमारोही ने एक्चुअल में इस गाने को लिखा था और कहते हैं कि जब इस गाने की शूटिंग 1969 में रिज्यूम की गई थी तो उस समय तक मीना कुमारी के चेहरे पे थोड़ा बदलाव आ गया था। तो 15-16 साल में बहुत कुछ बदल गया था और कमाल अमारोही साहब ने मीना कुमारी के लिए एक बड़ा कंफर्टेबल सा ड्रेस स्पेशली डिजाइन किया गया था, कुर्ता और लुंगी, जो बाद में बड़ा जबरदस्त फैशन भी बना था। राग यमन में ये गाना कंपोज किया था और कहते हैं कि गुलाम मोहम्मद ने इस फिल्म के संगीत को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। इवन उन्होंने कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया था, जो इस पर्टिकुलर सॉन्ग में कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, 1972 में अगर हम दुनिया की बातचीत करते हैं तो पहला साइंटिफिक हैंड हेल्ड कैलकुलेटर HP 35 उस साल इंट्रोड्यूस किया गया था और बड़ा वो महंगा था। उसकी कीमत थी $395, ऑलमोस्ट जैसे कंप्यूटर होता है ना। अच्छा, उस साल दोस्तों जहां पे भारत की फिल्मों का हम जिक्र कर रहे हैं, हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म है द गॉडफादर। ये यूनाइटेड स्टेट के सिनेमा में 24 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस साल एक जर्मन कंपनी है, उसका नाम है SAP। ये भी 1972 में इस कंपनी ने अपना काम करना शुरू किया था। आज अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनीज की बातचीत करते हैं तो एक ये बहुत बड़ी कंपनी है और एक बड़ा अजीबोगरीब किस्सा 1972 का ये भी है कि चाइना की एक बहुत बड़ी रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसका नाम है येलो रिवर। पहली बार इतिहास में ये नदी पूरी सूख गई थी। अच्छा दोस्तों, आइए एक और फिल्म का जिक्र मैं करना चाहूंगा। ये फिल्म टॉप 10 में तो कहीं भी नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बढ़िया फिल्मों का, अच्छी फिल्मों का जब भी जिक्र होगा तो उसमें एक फिल्म का नाम हमेशा आएगा और फिल्म का नाम है दोस्तों अमर प्रेम। शक्ति सामंत ने इस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म के वो प्रोड्यूसर भी थे, इस फिल्म के वो डायरेक्टर भी थे। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, विनोद मेहरा और मदन पुरी इस फिल्म की स्टार कास्ट। अच्छा, ये फिल्म भी एक फीमेल सेंटर्ड फिल्म थी। उस साल बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, अभी जैसे अब मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि किस तरीके की फिल्में उस साल बनी थी। जो सबसे बड़ी फिल्म थी सीता और गीता, उसमें कोई जो हीरो था वो एक महिला थी और पाकीज़ा भी एक महिला की ही कहानी थी और ये भी अमर प्रेम एक एक्चुअल में महिला की कहानी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। शक्ति सामंत ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। उससे पहले उन्होंने राजेश खन्ना के साथ आराधना और कटी पतंग बनाई थी। लेकिन इस फिल्म की जब वो कहानी लिख रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा था कि राजेश खन्ना शायद इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिल्म तो उसमें मेल का इतना ज्यादा रोल नहीं था और इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि 72 तक राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। लेकिन जब शक्ति सामंत ने उन्हें कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी फिल्मों में पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, ये फिल्म तो मैं ही करूंगा। और देखिए फिर अपने आप में क्या जबरदस्त ये फिल्म बनी है। जहां तक इस फिल्म का सवाल है, ये एक बंगाली की एक फिल्म है, निशी पद्मा, उसी पर ये फिल्म बनी थी और उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे अरविंदा मुखर्जी, उन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन पे भी लिखा था और कहते हैं कि वो हिंदी उनको इतनी अच्छी नहीं आती थी तो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और रमेश पंत ने उस स्क्रीन प्ले को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, पूरा का पूरा ट्रांसलेट किया था। सिर्फ एक अंग्रेजी का सेंटेंस उन्होंने वैसा ही छोड़ा था और वो सेंटेंस है दोस्तों, पुष्पा आई हेट टीयर्स। और बड़ा मशहूर ये डायलॉग भी हुआ था। और कहते हैं कि राजेश खन्ना ने इस फिल्म में उन्होंने आनंद बाबू का एक किरदार जो था पर्दे पे निभाया था।
उन्होंने इस किरदार को समझने के लिए और आनंद बाबू बनने के लिए बंगाली की ओरिजिनल फिल्म निशी पद्मा है, उसको 24 बार देखा था, 24 टाइम। तो कितने कमाल के एक्टर थे कि उसे एक्चुअल में आनंद बाबू बनने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ा था। और बहुत ही ज़बरदस्त ये फिल्म बनी थी। और कहते हैं कि जब इस फिल्म की शूटिंग के बाद इसका प्रीमियर हो रहा था अप्सरा थिएटर में, तो उस ज़माने में राजेश खन्ना इतने बड़े स्टार बन चुके थे और जो लोग बाग वहाँ पे मौजूद थे कि राजेश खन्ना जब प्रीमियर पे आए थे तो चारों तरफ लोग ही लोग थे और एक ही आवाज़ आ रही थी, राजेश खन्ना, राजेश खन्ना। एक और बड़ा मज़ेदार इस फिल्म से किस्सा जुड़ा है कि इस फिल्म का एक गाना है, चिंगारी कोई भड़के। हुआ ये कि ये फिल्म पूरी बन चुकी थी और पूरी बनने के बाद जब शक्ति सामंत ने इस गाने को सुना तो उन्होंने आर डी बर्मन को कहा कि नहीं, मुझे ये गाना चाहिए और मैं इस फिल्म के लिए दोबारा से इस फिल्म की कहानी पे काम करूंगा और इस गाने को इस फिल्म में फिट करूंगा। और उन्होंने इस गाने को शूट किया और फिर देखिए वो गाना क्या है जनाब, अपने आप में एक इतिहास है। जहां तक इस फिल्म की कहानी का सवाल है दोस्तों, एक महिला की कहानी है कि किस तरीके से कभी कभी महिला की कमजोरी का समाज फायदा उठाता है। डोमेस्टिक वायलेंस इनके साथ होती है, इनके हस्बैंड जो है इनको घर से निकाल देते हैं, किसी और महिला से शादी कर लेते हैं, ये वापस अपने घर पे आती हैं तो इनकी माँ कहती है कि हमने तो तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारा तो घर वही है, तुम यहाँ नहीं रह सकती है। तो बड़ा ये ज़माने में हमारा समाज किस तरीके से कभी कभी इस तरीके के नियम बना लेता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये इनके जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इन्हें बाहर ले जाके बाजार में जाके बेच देते हैं, जहाँ पे एक तवाइफ की तरह अपना ज़िंदगी व्यतीत करती है। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके की हमारी सिचुएशन बन जाती है कि हमारा अपना जीवन बड़ा दुख भरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोई सुख या कुछ प्यार या कुछ ऐसा रिश्ता हमारा बन जाता है, जो इस फिल्म की कहानी है अमर प्रेम। तो ये तो शर्मिला टैगोर सारा ज़माना इनको ठुकराता है। वहीं पे एक और इंसान है जिनकी अपनी कहानी है, आनंद बाबू, राजेश खन्ना, जिनके घर पे बड़ा दुख है, उनके पास सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। और ये एक गली से जब गुजर रहे होते हैं तो उन्हें एक बड़ा मीठा सा गाना सुनाई देता है और उस गाने को सुनने के लिए ये चले जाते हैं, वहाँ कोठे पे पहुँचते हैं जहाँ पे शर्मिला टैगोर है। और उसके बाद ये रेगुलर वहाँ पे आते हैं क्योंकि ये उनके गाने के बड़े दीवाने हो जाते हैं और इनकी अपनी कहानी होती है। तो कहीं ना कहीं वो एक प्यार जो इन्हें संगीत में मिलता है वो उस जगह पे मिलता है। और वहीं पे शर्मिला टैगोर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा रहता है, जिस बच्चे को बड़े बुरे तरीके से घर पे ट्रीट किया जाता है और ये बच्चा शर्मिला टैगोर के घर पे आता जाता रहता है। इस बच्चे को उस महिला से एक माँ वाला प्यार हो जाता है, हालांकि घर वाले नहीं चाहते हैं कि ये नंदू छोटा बच्चा वहाँ पे जाए। फिर इस नंदू बच्चे को कहीं और ले जाया जाता है, बाद में ये बड़ा हो जाता है, विनोद मेहरा बनता है, लेकिन उसके जहन में वही अपना माँ वाला प्यार जो है वो कहीं ना कहीं ढूंढता रहता है शर्मिला टैगोर को। तो ये जो कहानी है, 3 लोगों की ऐसी कहानी है जिनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है लेकिन एक दूसरे से ये लोग जुड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं अमर प्रेम। बहुत ही कमाल की दोस्तों ये फिल्म है। इस फिल्म को भी अगर आपने नहीं देखा तो वक्त निकाल के इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। आर डी बर्मन साहब का संगीत था, आनंद बख्शी के लिखे हुए गाने हैं। गाने क्या है जनाब, एक से बढ़ के एक गाना है। रहना बीती जाए, चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे, ये क्या हुआ, या फिर बड़ा नटखट है, लता जी की आवाज़ में। एक और गाना इस फिल्म में है। एक्चुअल में जब इस फिल्म की शुरुआत होती है तो इस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है, डोली में बिठाई के कहार, एस डी बर्मन ने इस गाने को गाया था। तो आर डी बर्मन ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे लगता है कि ये गाना है इस फिल्म का जो कि आपकी ही आवाज़ में ये गाना फिट होता है। और एस डी बर्मन के जो ऑल टाइम गाने हैं उनके अपने गाए हुए, उसमें ये गाना भी बड़ा ही मशहूर है। दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही कमाल की ये फिल्म है। बहुत ही कमाल का इस फिल्म का संगीत है। और इस फिल्म का एक और गाना जो मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो,
छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। समझे ना। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। सपना सलोना था, तुम तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। दिल चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। दिल चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। किशोर कुमार साहब की आवाज, आर.डी. बर्मन का अमर संगीत, और फिल्म का नाम है अमर प्रेम। अच्छा दोस्तों, कहते हैं कि आर.डी. बर्मन ने इस फिल्म के संगीत को बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी। जो उनके जान पहचान के लोग हैं वो कहते हैं कि अमर प्रेम के गानों का जब वो संगीत बना रहे थे तो सुबह 9 बजे से लेके और रात्रि के 9 बजे तक वो काम करते थे। लगातार 12-12 घंटे काम करते थे और उनका काम नजर आता है दोस्तों संगीत में। क्या जबरदस्त संगीत बना था इस फिल्म का। अच्छा दोस्तों, 1972 को इतिहास के जो जानकार है, लिखने वाले हैं, वो एक ब्लैक ईयर भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उस साल म्यूनिक ओलंपिक में टेररिस्ट जो थे वो घुस गए थे और इजराइल के 11 एथलीट को उन्होंने मर्डर किया था। ये अरब गनमैन थे, लगभग 8 के आसपास ये लोग बाग घुसे थे। सितंबर 5 ये वो दिन था जब ये अपने आप में एक काला दिन कहा जाता है। और कहते हैं कि उस जमाने में जो जर्मनी की पुलिस थी वो एक तरीके से जो एंटी टेररिस्ट हमारा जो स्पेशलाइजेशन होती है उसके लिए वो तैयार नहीं थी। जर्मनी का पूरा यूरोप और पूरा दुनिया तैयार नहीं था। तो उसके बाद ये एक तरीके से अब काफ़ी ख्याल रखा जाता है
लेकिन ऐसा कुछ हुआ था 1972 में, और वहीं पे IRA और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में भी काफ़ी एक तरीके से मिसकम्युनिकेशन था। दोनों को लगता था कि ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे, तो बड़ा दोनों देशों के बीच में खूब सारा लड़ाई झगड़ा हुआ था, काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी। और 1972 याद किया जाता है वाटरगेट स्कैंडल्स के लिए भी। इसकी शुरुआत भी 1972 में ही हुई थी। ये एक तरीके से अमेरिका में जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन को लेके बड़ा इसमें कहा गया था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट ये सब कुछ कर रही है, और अल्टीमेटली निक्सन को आगे जाके जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनको रिजाइन भी करना पड़ा था। अच्छा दोस्तों, 1972 की एक और फिल्म का मुझे जिक्र जरूर करना है। हालांकि ये फिल्म भी हमारी जो उस साल की 10 सबसे बड़ी फिल्में उस फिल्मों में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम है दोस्तों शोर। मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, और उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी थी। जया भादुड़ी, नंदा और मनोज कुमार इस फिल्म की स्टार कास्ट है। कहते हैं कि इस फिल्म की जो कहानी है वो मनोज कुमार साहब के जहन में आई थी जब ये पूर्व और पश्चिम की सफलता के बाद दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ, उनका फार्म हाउस था, वहां पे एक शाम को बड़ा वो रिलैक्स कर रहे थे। और उन दोस्तों का, अब होता है पार्टी में जो कुछ भी हुआ होगा, बड़ा शोर शराबा रहा होगा, तो सभी लोग फार्म हाउस पे जाके बैठे थे शाम की तन्हाइयों में। तो उनके दोस्तों ने कहा कि देखिए इतनी शांति है यहाँ पे, बिल्कुल भी शोर नहीं है। ये शोर शब्द जो था वो मनोज कुमार साहब के जहन में आया, और कहते हैं कि यहीं से उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो कोई ऐसी फिल्म बनाते हैं जो शोर के आसपास हो। शोर का जो अपोजिट होता है दोस्तों वो होती है खामोशी। और मनोज कुमार साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने जब जया भादुड़ी की फिल्म गुड्डी देखी थी तो गुड्डी को जहन में रखते हुए इस फिल्म के आसपास जो कहानी लिखी गई थी, जया जी को साइन किया गया था इस फिल्म के लिए। और इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन के बीच में प्यार मोहब्बत भी चल रहा था। अमिताभ बच्चन उस जमाने में एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हुआ करते थे, और अक्सर वो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो सेट पे आया करते थे। और मनोज कुमार साहब को लगा कि यार इस लड़के के अंदर कुछ बड़ा कमाल का एक खामोशी है, और उस खामोशी को उन्होंने इस अपनी अगली फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया था। फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। खैर, रोटी कपड़ा और मकान का जिक्र किसी और दिन करेंगे, लेकिन इस फिल्म की जो कहानी थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग इस फिल्म का प्लॉट लिखा गया था। जैसे कि हमने कहा है फिल्म का नाम है शोर, लेकिन इस फिल्म के में जो खामोशी का ज़्यादा जिक्र किया गया था, होता यह है कि मनोज कुमार जो है इस फिल्म की बिगिनिंग में ही दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में इनकी धर्मपत्नी नंदा का देहांत हो जाता है, और इनका बेटा दीपक वो उनकी जबान चली जाती है, वो खामोश हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, और इसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा आई थिंक सर्जरी उनको करनी पड़ती है। बड़ा उसमें खर्चा आता है जिसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, और अल्टीमेटली जिस दिन सर्जरी होती है इनके बेटे की आवाज़ है वो वापस आनी होती है। और होता यह है कि फैक्ट्री में जहाँ ये काम धाम करते हैं वहाँ पे एक बड़ा हादसा हो जाता है, और इस हादसे में ये एक्चुअल में इनके कान जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, ये सुनना बंद कर देते हैं। तो एक तरफ इनके बेटे की आवाज़ वापस आती है, और दूसरी तरफ इनकी कानों की जो ताकत होती है सुनने की वो चली जाती है। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग प्लॉट है। गाने इस फिल्म के बहुत ही कमाल के बने थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म का संगीत दिया था। एक गाना जो है वो बड़ा अमर गाना बना है, संतोष आनंद ने उस गाने को लिखा है, और गाना है दोस्तों एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। 1972 में बड़ी ही कमाल की फिल्में बनी है दोस्तों, और कुछ एक फिल्मों का जरूर मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। एक फिल्म है, फिल्म का नाम है बावर्ची। ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। राजेश खन्ना, जया भादुड़ी, असरानी इस फिल्म की स्टार कास्ट, और बड़ी कमाल की ये फिल्म है।
मेरा अपना मानना है राजेश खन्ना की जो बेहतरीन फिल्मों का जब कभी भी जिक्र होगा तो उनमें कुछ एक फिल्में हैं जिसमें बावर्ची भी बहुत ही कमाल की फिल्म है। राजेश खन्ना जो अपने अपने रोमांटिक गानों के लिए, रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक ही ऐसी फिल्म है कि इस पूरी फिल्म में उन्होंने एक टोपी पहनी हुई है, उन्होंने अपने बाल तक नहीं दिखाए हैं और एक बावर्ची का वो इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं, घर के वो नौकर बने हैं और बहुत ही कमाल की ये फिल्म है। बड़ा इस फिल्म का एक डायलॉग भी है, बड़ा ही मशहूर है कि खुश रहना बड़ा ही साधारण है पर साधारण बनना बड़ा मुश्किल है। बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्तों इस फिल्म का भी, और फिल्म की कहानी भी बड़ी सिंपल सी है। एक ऐसा घर है जिस घर में जो लोग बाग है, अमीर घर है, लेकिन हमारी सब लोगों की जो ईगो होती है, एक दूसरे से नफरत करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। घर का माहौल बड़ा ही खराब है और इतना खराब है कि इस घर में कोई नौकर जो है वो टिकता ही नहीं है, क्योंकि बेचारा कोई नौकर वहां पे जाता है तो सबसे पहले चाय मुझे होनी चाहिए, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, यहाँ क्यों हो रहा है, वहाँ क्यों हो रहा है, और घर पे कोई नौकर टिकता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली एक दिन एक घर पे दरवाजा कोई खटखटाता है और पता चलता है कि राजेश खन्ना वहां पे आते हैं, बावर्ची की जरूरत है घर के अंदर, और किस तरीके से वो हंसते खेलते इन पूरे लोगों को बताते हैं कि जिंदगी क्या है, जीना बड़ा सिंपल है, साधारण बनिए और जिंदगी कहाँ से कहाँ हो जाती है। तो घर को ये जोड़ते हैं। और इस फिल्म की एक बड़ी मजेदार बात थी कि फिल्म में क्रेडिट थे ही नहीं शुरू में, अमिताभ बच्चन नरेटर बने हैं, वो नरेट करते हैं फिल्म की कहानी को बीच बीच में। आखिर में ये सब घर में ठीक ठाक हो जाता है तो चले जाते हैं कहीं अमिताभ बच्चन की आवाज कि अब ये रघु, इस फिल्म इनका नाम है, एक और घर की तलाश में है, होपफुली आपका वो घर ना हो। बहुत ही अच्छी फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की। एक ऐसी फिल्म है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि फिल्म को जरूर देखिएगा। उस साल गुलजार साहब ने 2 फिल्में बनाई थी और बड़ी ही कमाल की वो दोनों ही फिल्में हैं। एक फिल्म का नाम है कोशिश। ये जो फिल्म है, संजीव कुमार, जया बहादुरी ने इस फिल्म में काम किया है। एक बार फिर जैसे कि कोशिश से पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बात की है फिल्म बावर्ची की, कोशिश जो है वो भी कुछ इससे ही तरीके से कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए ये इस फिल्म में दिखाया गया है। हमारी जो डिसेबिलिटी होती है दुनिया में, लोग बाग उसको किस नजरों से देखते हैं और किस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है कि कपल है जो गूंगा है और बहरा है, बात नहीं कर पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन कैसे वो जिंदगी को जीते हैं। उन्हें एक दूसरे से मिलते हैं, फिर प्यार होता है, बच्चे होते हैं और किस तरीके की परेशानियां आती है, सारी परेशानियों से ये जूझते हैं, जिंदगी से ये हार नहीं मांगते हैं और कभी भी ये इनके जहन में ये नहीं आता है कि यार बस बहुत हो गया, हमसे ये नहीं होता है। तो बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी को इन्होंने बहुत बड़ा जिया है। एक नॉर्मल इंसान भी शायद वैसा नहीं जी पाता है जो एक्चुअल में इस फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही जबरदस्त कमाल की ये फिल्म बनी थी। और उसी साल एक और फिल्म गुलजार साहब की, फिल्म का नाम है परिचय, और बहुत ही कमाल के उस फिल्म के गाने थे। इस फिल्म में काम किया था जितेंद्र और जया बहादुरी ने, आर.डी. बर्मन का संगीत था। ये फिल्म भी अपने जमाने की एक बड़ी ही कमाल की फिल्म है। 1965 की फिल्म है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस फिल्म से इंस्पायर्ड होके और एक बंगाली नॉवल की कहानी को मिलजुल के गुलजार साहब ने इस फिल्म को लिखा था। जितेंद्र अपने जमाने में, उस जमाने में एक बड़ी कमाल के एक्टर हुआ करते थे, लेकिन गुलजार साहब ने उन्हें एक बड़ा मोटा सा चश्मा लगवाया था और मूछें उनकी इस फिल्म में दिखाई गई थी। एक प्रोफेसर बने हुए हैं, टीचर बने हैं, जो एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पे 5 बच्चे जो है वो रहते हैं दादाजी के साथ, किसी का नहीं सुनते हैं, लेकिन ये ढूंढते हैं कि उनकी क्या कमी है और क्या चीज़ ये लोग मिस आउट कर रहे हैं। तो इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके की थी। संगीत इस फिल्म का बहुत ही कमाल का बना था, बहुत ही अच्छे इस फिल्म के गाने हैं। बीते ना बिताए रहना और सारे के सारे गमा को लेके गाते चले, लेकिन एक गाना जो है बहुत ही मशहूर गाना है दोस्तों इस फिल्म का। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते। गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा और आर.डी. बर्मन के साथ साथ उनके साथ एक बहुत ही कमाल के गिटारिस्ट थे भानु गुप्ता, मिलजुल के इन्होंने इस गाने की धुन बनाई थी। किशोर कुमार की आवाज। अच्छा दोस्तों, 1972 में जिन फिल्मों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, आइए जरा एक नजर दौड़ाते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मनोज कुमार को, फिल्म का नाम बेईमान। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हेमा मालिनी, फिल्म सीता और गीता। बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर ये दोनों मिले थे बेईमान के डायरेक्टर सोहन लाल कनवार को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल प्राण साहब, फिल्म का नाम बेईमान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल जीनत अमान, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा दिसंबर के महीने में 1971 में रिलीज हुई थी, तो इसलिए इस फिल्म को 72 की जो फिल्में थी उस फिल्मों में शामिल किया गया था। अगर हम अवार्ड की बातचीत करते हैं, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था शंकर जयकिशन को, फिल्म का नाम बेईमान। बेस्ट लिरिसिस्ट वर्मा मलिक, गाना लिखा था बेईमान का जय बोलो बेईमान की। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल मुकेश, बेईमान का गाना जय बोलो बेईमान की। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल आशा भोसले, दम मारो दम, और फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा। अच्छा दोस्तों, रेडियो पे उस साल जिन गीतों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, आइए जरा एक नजर उस पर भी दौड़ाते हैं। सबसे ज्यादा उस साल गाना सुना गया था दम मारो दम, ये हरे रामा हरे कृष्णा का गाना। दूसरे नंबर पर इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा। तीसरे नंबर पर चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज। चौथे नंबर पर सच्चाई छुप नहीं सकती, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दुश्मन। पांचवें नंबर पर चिंगारी को एक भड़के, अमर प्रेम का गाना, किशोर कुमार की आवाज। सातवें नंबर पर दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, फिल्म का नाम अपना देश, आशा भोसले, आर.डी. बर्मन की आवाज। आठवें नंबर पर गाना ये जीवन है इस जीवन का यही है रंग रूप, किशोर कुमार की आवाज, पिया का घर, फिल्म का नाम। 9वें नंबर पर ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ, किशोर कुमार की आवाज, अमर प्रेम का गाना। 10वें नंबर पर गाना था आप यहां आए किस लिए, फिल्म का नाम कल आज और कल, 1971 की ये फिल्म थी, किशोर कुमार, आशा भोसले। और 11वें नंबर पर गाना था दोस्तों आंखों आंखों में बात होने दो, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज, और फिल्म का नाम आंखों आंखों में। दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक मेरा यहां से जाने का समय हुआ जा रहा है, और 1972 का एक और बड़ा मेरा पर्सनल फेवरेट गाना आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम है पिया का घर, और आवाज है किशोर कुमार की। इस वादे के साथ कि बड़ा जल्दी एक और शो, एक और कहानी आपके लिए लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप
ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही